जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर था संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली 1.2 हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ समझाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या यह सत्य है? तो बिल्कुल बात सत्य है कि प्रत्येक जो है अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या होती है। अब कारण बतलाना है क्यों वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि हर एक अपरिमेय संख्या जो है किसी न किसी निश्चित वैल्यू को बतलाने का काम करती है और वह वैल्यू हमारे संसार में एग्जिस्ट करती है। वास्तविक संख्या किनको कहा गया? वास्तविक संख्या उनको कहा गया जो वास्तव में किसी न किसी वैल्यू को बतलाने का काम करती है, जो किसी न किसी वैल्यू को बतलाने के लिए उन संकेतों को बनाया गया, उन संख्याओं को बनाया गया है, इसीलिए उनको वास्तविक संख्या कहा गया है। वास्तविक संख्या का मतलब वास्तव में किसी वैल्यू को बतलाने का वो काम करते हैं और वह वैल्यू संसार में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी अपरिमेय संख्या हैं, चाहे √2 हो चाहे √5 हो, यह किसी न किसी वैल्यू को जरूर बतलाते हैं और वह वैल्यू हमारे संसार में एग्जिस्ट करता है। वास्तव में किसी मान को बतलाने का काम करते हैं, इसी कारण से इनको वास्तविक संख्याएं कहा गया। ठीक है जी हाँ। तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होती है। आए समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है। नहीं भाई, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप कैसा होगा? देखिए, √m के रूप के कहने का मतलब उसका हुआ कि संख्या रेखा जो है केवल अपरिमेय संख्याओं को ही रखता है। यानी कि √m का मतलब क्या हुआ? √m का मतलब एक अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। देखिए, वो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। √m के रूप का होने का मतलब कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी संख्या रेखा पर हर बिंदु जो है अपरिमेय संख्या होता है। उसके कहने का मतलब यह है। तो भाई ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है, ये गलत है। हर बिंदु जो है √m के रूप यानी कि अपरिमेय संख्या के रूप के नहीं होता है। परिमेय संख्या संख्या रेखा पर जो है अपरिमेय संख्याओं के लिए भी पॉइंट होता है, यानी संख्या रेखा जो है अपरिमेय संख्याओं को भी रखता है, यानी कि कड़ी वाली संख्याओं को भी रखता है। ठीक है, और परिमेय संख्याओं को भी रखता है। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को भी रखता है और परिमेय संख्याओं को भी रखता है। ठीक है, तो यम की जगह पर आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिए, आप ज्यादातर देखेंगे कि कुछ जो है अपरिमेय संख्या यानी अंडर रूट में बिल्कुल करड़ी वाली संख्या ही बिल्कुल प्राप्त होगी और कुछ परिमेय संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अंडर रूट में यदि हम लोग 1 रखेंगे तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1। तो क्या करड़ी के रूप में का है? यह संख्या करड़ी के रूप का है? नहीं है। लेकिन अगर इसी यम के जगह पर, यम मतलब प्राकृतिक संख्या, यम को प्राकृतिक संख्या बताया है, तो यम के जगह पर यदि 2 रख दें तो क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यह शुद्ध रूप में करड़ी के रूप में ही हो गया। तो इसके लिए भी क्या है, संख्या रेखा एक पॉइंट रखता है। यानी कि अब वो डायरेक्ट सीधे कह रहा है कि सभी के सभी पॉइंट जो है मतलब कि संख्या रेखा पर इसी रूप में होते हैं। तो नहीं भाई, ये बात बिल्कुल गलत है। सारे के सारे पॉइंट इसी रूप के नहीं होते, यानी कि करड़ी वाली संख्या के रूप में ही नहीं होते। यानी संख्या रेखा केवल इसी रूप में के मतलब कि संख्याओं को ही नहीं रखता है, कुछ जो है परिमेय के लिए भी रखता है। जैसे कि मान लीजिए अगर अंडर रूट में हम लोग यम के जगह पर 4 रख दें तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो अब ये कड़ी के रूप का है? नहीं है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है, गलत है। उसका कहने का मतलब है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होना चाहिए। नहीं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अपरिमेय संख्या के रूप का नहीं होता है, बल्कि यानी कि कड़ी के रूप का नहीं होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या के रूप का नहीं होता है। कुछ पॉइंट जो है इस रूप के भी होते हैं और कुछ पॉइंट जो है परिमेय संख्याओं के रूप के भी होते हैं। यानी कि कुछ पॉइंट जो है परिमेय संख्याओं के भी होते हैं और कुछ पॉइंट इस रूप के भी होते हैं। तो उस सभी के लिए कह रहा है तो ये बात असत्य है। सभी के लिए कह रहा है तो सभी के लिए ये बात सत्य नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? असत्य है। ठीक है, असत्य। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अवश्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। भाई असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है? जैसे मान लीजिए 2 भी एक वास्तविक संख्या है। 2 एक वास्तविक संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है।
तो क्या यह अपरिमेय है? नहीं। 4 भी एक वास्तविक संख्या, तो क्या अपरिमेय है? नहीं। 2/3 भी तो एक वास्तविक संख्या है, तो क्या यह अपरिमेय है? नहीं। 1/2 भी एक वास्तविक संख्या है, तो क्या यह अपरिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है, तो यह असत्य है। तीसरा क्या है? असत्य है। तीसरा असत्य है। आया समझ में? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसको पहले मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है संख्या प्राप्त, मतलब परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो उदाहरण देकर दिखलाइए। तो भाई सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय प्राप्त हो जाते हैं, कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय होते हैं। तो सभी के लिए कह रहा है, तो सभी के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देकर दिखलाते हैं। जैसे मान लीजिए 16 एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या यह अपरिमेय प्राप्त हो रहा है? नहीं, परिमेय मिल गया। उसने क्या कहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं भाई, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे कि 16 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकाल लिया 4, तो ये क्या अपरिमेय है? नहीं, परिमेय है। क्या है? परिमेय है। उदाहरण पूछा था, हमने उदाहरण बतला दिया। अब मान लीजिए 36 ले लीजिए, 36 भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो क्या इसका वर्गमूल 6 परिमेय अपरिमेय है? नहीं, परिमेय है। ठीक है, परिमेय हमने क्या कर लिया? ले लिया। आगे समझ में? चलिए, यदि जहां पर स्पीड में हमने बोल दिया होगा वहां पर आप स्लो करके देख लीजिएगा, और यदि स्लो हो रहा है आप लोगों के लिए वीडियो तो आप स्पीड करके भी देख सकते हैं, मोबाइल आपके हाथ में ही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है। तो ये संख्या रेखा बनाते हैं। हमने एक संख्या रेखा बना दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया? एक संख्या रेखा बना दिया। 0 को पहले निर्धारित कर दिया। ठीक है, अब बराबर बराबर खंड, बराबर बराबर चाप के हमने क्या कर लिए? खंड बना लिए। ठीक है, बराबर बराबर चाप का हमने क्या कर लिया? खंड ले लिया। ठीक है, और एक एक पॉइंट का हमने निर्धारित कर दिया। एक एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया? निर्धारित कर दिया। जैसे ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हो गया 2, और ये हो गया 3, ये हो गया 4। इधर भी बाएं तरफ देख लेते हैं। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। बाएं तरफ 0 के बाएं तरफ माइनस होता है, और 0 के दाएं तरफ क्या होते हैं? धनात्मक में होते हैं संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें √5 को दिखलाना है, तो हम इस पर एक समकोण त्रिभुज बनाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? इस पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखिए, अभी आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम आधार के रूप में 2 यूनिट ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक आधार ले लिया हमने 2 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? 2 यूनिट। 0 से लेकर के 2 तक 2 यूनिट हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अब हम इस 2 पर लंब रेखा खींचेंगे। ठीक है, और 1 यूनिट के बराबर यहाँ पर एक चाप खींचेंगे। हमने 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, अब इसको मिटा देंगे। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट हुआ। अब क्या करेंगे? इस सिरे और इस सिरे को मिला देंगे। मिला दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, और हमने लंब खींचा है, तो इस तरह से जो त्रिभुज बना हुआ समकोण त्रिभुज बना। कौन सा त्रिभुज बना बाबू? समकोण त्रिभुज। हमने एक समकोण त्रिभुज को क्या कर लिया? बना दिया। ठीक है, हमने समकोण त्रिभुज का क्या कर लिया है? निर्माण कर लिया है। ठीक है, जहाँ आधार का काम कर रहा है ये, और ये लंब का काम कर रहा है, और ये जो है कर्ण का काम कर रहा है। इसका नाम दे देते हैं। ये हो गया ए, और ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया सी। ठीक है, तो ए बी सी हमने क्या कर लिया? समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज जो है हमने ए बी सी को क्या कर लिया? बना लिया। ठीक है, अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि कोण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। जानते कि नहीं जानते हैं? यहाँ पर लिखेंगे, कोण का वर्ग
कर्ण के जगह पर क्या है AC, या कर्ण ही लिखते थे ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब इस वर्ग को उधर पाक्षांतर करके फेंकेंगे तो वर्ग जो है इधर आकर के कर्णी बन जाएगा और इसको आधार और लंब के वर्ग को अपने अंदर में क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। तो वर्ग को फेंका तो कड़ी के अंदर बंद कर लिया आधार का वर्ग और लंब के वर्ग को, ठीक है। उसके बाद आधार की जगह पर कितना यूनिट है, आधार की जगह पर कितना रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आधार इसको माना था तो आधार कितना है, 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट। तो अंडर रूट में 2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस लंब कितना यूनिट था, तो लंब की जगह पर 1 यूनिट था तो 1 का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अंडर रूट में क्या आ गया, 5। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 5, यानी इस कर्ण का मान कितना हो गया, अंडर रूट 5। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो गई इस रेखा की, इस कर्ण की जो लंबाई हो गई वो अंडर रूट 5 हो गई। अब लंगा प्रकार लेंगे, यहाँ उसका नोक रखेंगे और पूरा फैलाएंगे और C तक फैलाएंगे, A से लेकर के C तक फैलाएंगे, पूरा चाप जो है अंडर रूट 5 का लंबाई हो जाएगा। अब उतना ही चाप को ले करके संख्या रेखा पर ऐसे करके नीचे की तरफ एक चाप काटेंगे। तो ऐसे करते हुए यार चाप काटेगा, ठीक है। तो 0 से लेकर के यहाँ तक, 0 से लेकर के यहाँ तक जो है डिस्टेंस वो कितना होगा, अंडर रूट 5 यूनिट होगा। अब यूनिट का मतलब कोई मात्रक कुछ भी मान लीजिए, सेंटीमीटर या मीटर जो भी मान लीजिए, सेंटीमीटर या अक्सर मानते हैं, मिलीमीटर जो भी मान लीजिए। तो यूनिट का मतलब अंडर रूट 5 यूनिट। तो 0 से लेकर के यहाँ तक जो है अंडर रूट 5 यूनिट होगा और यही पॉइंट जो है अंडर रूट 5 को क्या करेगा, निरूपित करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को क्या कर लिया, निरूपित कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को अवश्य समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करणियों के नियम के वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।